Hello students, today I will teach you sugar cane. ये मैं जो शुगर टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसी में शुगर केन मैंने कल की क्लास में भी आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने शुगर केन का बॉटनिकल नेम जो कि सैकेरामॉफिस इनेरम है, फैमिली, पोएसी, उसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन, ये सभी कुछ बताया। आज हम लोग शुगर केन की प्रोसेसिंग मीन्स निष्कर्षण की शुगर केन से जो शक्कर का निकालने की प्रोसेस है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन पढ़ेंगे। तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट तो है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस और सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, एक्सट्रैक्शन मीन्स बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, और जूस तो आपको पता ही है रस। तो गन्ने से जो उसका रस निकालने की प्रक्रिया है उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो गन्ने होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके स्पेलर द्वारा, स्पेलर होता है बड़े बड़े, जैसे आपने गन्ने के रस की शॉप पर देखा होगा, वो छोटा सा स्पेलर लगा रहता है जिसपे जूस निकलता है। और लेकिन जब फैक्ट्री एरिया में वर्क किया जाता है तो उससे भी बड़े बड़े स्पेलर होते हैं, मतलब भारी, 2 एक तरह से आप कह सकते हो रोलर टाइप के होंगे जिनके बीच से गन्ने को निकाला जाता है जिससे कि उसका रस निकल जाता है। तो ये प्रोसेस कई चक्र में कंप्लीट की जाती है, मतलब कई बार उन शुगर केन्स को उन स्पेलर्स के बीच में से निकाला जाता है और जूस, जिससे कि क्या होता है, जूस अलग हो जाता है और जो उसका एक्सट्रैक्ट मटेरियल है यानी वो जो तना जैसा सूखा सूखा जो निकलता है वो अलग निकल जाता है। तो इस एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस की प्रोसेस में जो जूस मिलता है वो लगभग उसमें 45 to 55% वाटर भी मिक्स होता है इस जूस में, जो शुगर केन का जूस निकलता है। तो उसमें होता क्या है कि ये जूस जो निकलता है उस जूस में बहुत ही गाढ़ापन होता है, उसका ग्रेस ग्रीन सा कलर होता है और उसके साथ साथ उस पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। इम्प्योरिटीज के साथ साथ इनसॉल्युबल जो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होता है, जैसे कि सपोज करिए आपका वो कुछ सल्फेट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, ये सब मिक्स रहता है। तो उसको रिमूव करने के लिए उसका क्या किया जाता है, उस जूस का प्यूरिफिकेशन। और ये प्यूरिफिकेशन जो है वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जूस का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए गन्ने का जूस रख दो तो क्या होता है कि उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। गांव वगैरह में आपने देखा होगा गन्ने के रस से सिरका बनाया जाता है, विनेगर जिसको कहते हैं, तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा होता है। तो गन्ने के रस को अगर भर कर रख दो तो उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है और काफ़ी पीरियड बाद वो सिरके में चेंज हो जाता है। तो इस कारण वो खराब ना हो जाए तो उसका जो प्यूरिफिकेशन है जूस का वो बहुत ही जल्दी करना पड़ता है। और प्यूरिफिकेशन के भी 4 स्टेप्स होते हैं। पहला क्लैरिफिकेशन, दूसरा इवेपोरेशन, तीसरा क्रिस्टलाइजेशन और चौथा रिफाइनिंग। तो जो क्लैरिफिकेशन है उसमें क्या होता है कि जो क्लैरिफिकेशन की प्रोसेस में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही इम्प्योरिटीज, उसकी जो मतलब इम्प्योरिटीज मीन्स होता है गंदगियाँ,
तो कुछ तो सॉल्युबल होंगी जो कि घुलनशील है उसी में जूस में, और कुछ इनसॉल्युबल है। दोनों को रिमूव किया जाता है किसके द्वारा? उसको फिल्टर करके। स्वाभाविक सी बात है, छान कर ही हम किसी चीज की गंदगी को अलग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है क्लैरिफिकेशन में कि उस जूस को सबसे पहले इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं। भाई जो इनसॉल्युबल होंगे वो घुले हुए नहीं होंगे, तो अगर उनको किसी फिल्ट्रेशन द्वारा छान दिया जाए तो वो इनसॉल्युबल पार्टिकल अलग हो जाएंगे और सॉल्युबल उसी में ही रह जाएंगे, उनको बाद में अलग किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कई प्रोसेस में उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद उसका फिर क्लैरिफाइंग एजेंट द्वारा उसको क्या किया जाता है? क्लैरिफाइंग एजेंट मीन्स उसको साफ करने वाला एजेंट, क्लियर? तो उसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है सल्फाइरेशन और एक होता है कार्बोनेशन। तो जो सल्फाइनेशन वाली प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उस जूस का जो फिल्टर्ड जूस आया है उसका ट्रीटमेंट किसके द्वारा होता है? मिल्क लाइम मीन्स चूने का पानी, और उसके साथ साथ चूने के पानी के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, इन दो चीजों से उसका सल्फाइनेशन करेंगे। सल्फाइनेशन करने से उसके जो सल्फेट्स वगैरह सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो सब भी उसके साथ रिएक्शन करके जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएंगे। फिर उसका कार्बोनेशन करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो कार्बोनेशन करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे जो फ्री ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, फॉस्फेट्स हैं या इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये सब रिमूव होने के बाद उसमें प्रोटीन और कोलॉइडल पार्टिकल्स बचते हैं, तो जिनके कारण इसका जो कलर है वो तब भी डार्क ही होता है। वो जो प्रोटीन और क्या कहते हैं मैंने कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण इसका कलर डार्क होता है। तो जो कि क्या होते हैं उससे जो सल्फ आप कह सकते हो उनको फिर से फिल्ट्रेशन द्वारा जब ये हम सल्फिनेशन और आपका कार्बोनेशन करते हैं तो उस पर कुछ तो पार्टिकल्स सॉल्युबल होते हैं तो वो उसी में घुले रहते हैं और कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक थिक गाढ़ा गाढ़ा वो नीचे जम जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, फिर से फिल्टर कर लिया जाता है। तो फिल्टर करने में क्या होता है कि वो जो गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य है उसमें अशुद्धियां बाकी की निकल गई और वो हमारे पास ऊपर लिक्विड निकल आया, जिसका हम आगे जाके एवेपोरेशन करते हैं। क्यों एवेपोरेशन करते हैं? क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। लगभग 85% वाटर जूस में पाया जाता है और ये 85% जो वाटर है उसका एवेपोरेशन किया जाता है। एवेपोरेशन मीन्स होता है किसी भी चीज को बॉईल करो तो वो वाष्पीकरण जो कहलाता है उसी को एवेपोरेशन कहते हैं। तो जब हम उस रस को खौलाते हैं तो उसमें क्या होगा, खौले की कोई चीज तो स्टीम बनेगी और वो उससे क्या होगा, वाटर कम होगा और वो जो लिक्विड है वो हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने के बाद इवेपोरेशन होने में लगभग आपका जो है तो उसमें से जो जूस बचता है उसमें 65% सॉलिड और 35% लिक्विड रहता है। तो उतने गाढ़े द्रव्य को फिर छोड़ दिया जाता है, फिर नहीं बॉयल किया जाता, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टल बनाना की प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है, जो शक्कर के पार्टिकल बन जाते हैं ना। तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी जो जूस निकला है उसको क्या किया जाता है, उस थिक सिरप में जो मोलासेस की परतें चढ़ी होती हैं
मीन्स आप कह सकते हो गंदगी टाइप की जो लगी रहती है, जिसके कारण वो डार्क कलर के क्रिस्टल बनते हैं। तो क्रिस्टल बनाने में क्या करा जाता है, उसको और बॉईल किया जाता है, जिससे उसके क्रिस्टल पार्टिकल्स बनने लगते हैं। और उसके ऊपर जो मोलासेस हैं क्रिस्टल के ऊपर, उनके कारण उसका ब्राउन कलर होता है और ये लगभग 95% प्योर शुगर प्राप्त हो जाती है। अब जो पार्टिकल डार्क कलर के हमको ब्राउन शुगर पे मिल रहे हैं, उनको फिर रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग मीन्स उसकी सफाई करना, फिर तो वो सफाई करने के लिए, रिफाइनिंग करने के लिए जो उसके ऊपर शुगर क्रिस्टल्स के ऊपर मोलासेस हैं, तो उनको हटाने के लिए उसके कई स्टेप में वॉशिंग की जाती है, मीन्स उसको धोया जाता है। ठीक है, तो जो शुगर पार्टिकल्स हैं उनको तेज धार में धोया जाता है, तो जिससे उनके ऊपर के जो मोलासेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और ये जो आपका मोलासेस का रिमूव करने की प्रोसेस है, वो बार बार वॉशिंग करना, तो उसमें क्या होता है कि कई बार रिपीट करने पे फिर उनका हमें क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले वॉशिंग हुई, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स पुनः से दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन करना, और फिर से कलरेजेशन करना, मीन्स किससे, कार्बन के द्वारा। ठीक, तो इस तरह से जो हमको शुगर पार्टिकल मिलते हैं वो बिल्कुल फाइन वाइट कलर के मिलते हैं। तो वो जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, या आपके लोफ के रूप में तैयार कर दिए जाते हैं। और जब ये तैयार किए जाते हैं तो इन क्रिस्टल्स को, ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताई थी, वॉशिंग और रिक्रिस्टलाइजेशन, तो इन सब के बाद उनको ड्रायर में निकाला जाता है। रोटेटरी ड्रायर होते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल सूख के तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमको जो शक्कर है या शुगर है वो प्राप्त होती है, यानी शुगर का निष्कर्षण हो जाता है। जो कि सैकेरम ऑफिसिनेरम से प्राप्त होती है, तो शुगर, जो कि शुगर केन, जिसका बॉटनिकल नेम कह सकते हैं सैकेरम ऑफिसिनेरम है, उसकी कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज आई, जिसके कारण उसकी हाई यील्डिंग हुई, उस पर डिसीज नहीं हुई। तो ये सब जो ब्रीडिंग वर्क था शुगर केन पर, वो 1912 में शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन एट कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वहां पर किया गया। कब? 1912 में। तो तब उन्होंने जो वैरायटीज बनाई, मीन्स इम्प्रूव की वैरायटीज, किसकी? शुगर केन की। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम की आप कह सकते हो। तो वो मोस्टली पूरी इंडिया में कल्टीवेटेड करी जाने लगी, क्योंकि उनके कल्टीवेशन से जो यील्डिंग का परसेंटेज था वो हाई हुआ। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो ये कोयम्बटूर वाली जो तमिलनाडु की थी, इसके बाद में जो अब अगर देखा जाए तो लगभग 40 ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हैं, जहाँ पर इम्प्रूव्ड वैरायटीज एस्टैब्लिश की जाती, बनाई जाती हैं, या आप कह सकते हो उन पर रिसर्च की जाती है। लेकिन लगभग पूरी इंडिया की जो वैरायटीज हैं, उनमें लगभग 90% जो आपकी वैरायटीज हैं वो कोयम्बटूर द्वारा इम्प्रूव्ड की गई हैं। कोयम्बटूर द्वारा हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई गई, वो थी CO490, CO622, CO658, CO712, B14, HM320। ये वैरायटीज जो कोयम्बटूर द्वारा बनाई गई थी, इम्प्रूव वैरायटीज, ये क्या थी? ये हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, मीन्स इनसे उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है अगर इनका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर आए कुछ इन्होंने इम्प्रूव्ड वैरायटीज
डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटीज बनाई। डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाई गई जो कि कोयम्बटूर ने बनाए थे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो वो वैरायटीज थी CO331, CO213, CO349। मोस्टली आप देख रहे होंगे जितनी भी वैरायटीज हैं उनमें CO लगा है, जो कि सिंबल दे रहा है कि ये कोयम्बटूर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर बनाई गई थी। फिर ये कुछ और वैरायटीज उन्होंने बनाई, किसने? कोयम्बटूर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था उन्होंने ये कुछ कॉमनली कल्टीवेटेड वैरायटीज बनाई, मतलब मोस्टली पूरी इंडिया में कॉमनली ये ग्रो की जाती। CO421, CO449, CO658, CO775, CO785, CO1007, CO1148, CO1158, CO1287, CO1305, CO6907 एंड सो ऑन, और बहुत सारी वेराइटीज बनाई। वो भाई 1912 से बनाते आ रहे, तो उन्होंने काफी सारी इम्प्रूव्ड वेराइटीज पर रिसर्च करके काफी सारी इम्प्रूव्ड वेराइटीज बनाई, जो कि क्या करती हैं? हाई यील्डिंग भी करती हैं, डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी है जिनमें। तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटीज उन्होंने बनाई, जिसके कुछ यूजेस भी हैं, मीन्स जो यूटिलाइजेशन है, जिसके कारण हम लोग अभी तक स्टडी कर रहे हैं। तो यूजेस क्या है? सबसे बड़ी बात तो है कि जो शुगर केन, जो कि सुक्रोज का, उसमें सुक्रोज होता है C12H22O11, केमिस्ट्री में भी एक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा। तो ये क्या है? ये एक रिच सोर्स है शुगर केन, मीन शुगर, सॉरी आप कह सकते हो, शुगर केन क्या कहूँ, शुगर भी कह सकते हो। तो ये क्या है? सुक्रोज का एक जो कहा जाता है नेचुरल सप्लीमेंट है, और जो कि हम लोगों की डाइट में, डेली रूटीन की डाइट में जरूर शामिल होता है, क्योंकि ये एक एनर्जी सप्लीमेंट की तरह है, जो कि एनर्जी बढ़ाता है ह्यूमन डाइट में। और मुख्यतः जो इसका उपयोग है वो सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट और आपका स्वीट्स, इन सब को बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आइसक्रीम वगैरह सभी कुछ, कैंडीज आप कह सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो शुगर केन जूस है वो शुगर बनाने के साथ साथ गुड़ बनाने में, गुड़ जिसको जागेरी भी कहते हैं, इंग्लिश में जागेरी कहते हैं, हिंदी में लोग गुड़ कहते हैं, गुड़ बनाने में यूज होता है। उसके अलावा खांड सारी कहा जाता है, कहीं कहीं खांड कहा जाता है, कहीं कहीं राब कहा जाता है, वो भी शुगर केन के जूस के ही द्वारा बनती है, जो कि भोजन में शामिल की जाती है। और शुगर केन में जो है एक गुड क्वांटिटी होती है, अच्छी मात्रा होती है, किस चीज की? जैसे कि उसमें च्युइंग भी होता है, और उसके अलावा उसमें बैगेज होता है, ठीक है। तो जो बैगेज जिसको कहते हैं, तो जब जूस निकाला जाता है तो जूस निकालने के बाद जो वो बचता है ना, च्युइंग मीन्स मेरा ये था कि गन्ने को हम लोग ऐसे चूसा जाता है ना, तो उसके लिए मैंने च्युइंग वर्ड यूज किया है कि उसको हम लोग चबाते भी हैं, जिससे उसका जूस निकल आता है। और जूस निकलने के बाद जो वो वाइट कलर का निकलता है ना, सूखा सूखा सा, उसको बहुत से लोग जलाने में भी सुखा कर यूज करते हैं, उसको बैगेज बोलते हैं। तो वो किससे निकलता है? वो भी शुगर केन के जूस के एक्सट्रैक्शन के बाद निकलता है, ठीक है। उसी को मोलासेस भी कहा जाता है, कई मोलासेस कहते हैं और बैगेज भी कहते हैं। तो जो ये चीज है, ये जो जूस है,
ये मोस्टली जो उपयुक्त होता है, नहीं जूस कह रही हूँ सॉरी, जो बैगेज है वो मोस्टली फ्यूल की तरह, फ्यूल मीन्स ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है, मीन्स जलाया जाता है। उसके अलावा इससे पेपर इंडस्ट्री पेपर भी बनाती है, और उसके अलावा जो प्लाईवुड बनाया जाता है, हार्डबोर्ड, वो भी इससे बन जाता है, जो इसका एक्सट्रैक्ट मटेरियल निकलता है सूखा सूखा शुगर केन का। इसके अलावा उससे जो क्या कहते हैं आपका पोल्ट्री होती है ना, मुर्गी पालन का क्षेत्र, उनका बेड भी उससे बन जाता है। वो जो फूस टाइप का निकलता है ना उसके पत्तों से, उससे उनका बेड बन जाता है। अब इसके अलावा जो जूस का अगर देखा जाए तो जूस का उपयोग सबसे ज़्यादा शुगर बनाने के साथ साथ रम बनाने में और विनेगर बनाने में, अल्कोहल बनाने में, आपको अगर पता हो तो विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं एसिड बनाने में भी इसका यूज होता है, किसका, शुगर केन जूस का। इसके अलावा उससे ग्लिसरॉल भी बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, मोनोसोडियम ग्लूमानेट बनता है, और मोनोसोडियम ग्लूमानेट के साथ साथ जो मैं बताना भूल गई कि जो वो होता है, उसको क्या कहते हैं आपका, चारकोल, वो भी इससे बनता है। इसके अलावा वो जो चारकोल बनता है वो कब बनता है, जब सल्फाइनेशन फिल्टर होता है तब, उसके बाद, ठीक। तो जो शुगर केन का उसमें सल्फाइनेशन के टाइम शुगर केन से एक वैक्स भी मिलता है, जिसको शुगर केन वैक्स कहते हैं। तो ये जो वैक्स प्राप्त होता है, ये क्या करता है, ये कनाडा वाल्सम होता है, कनाडा वैक्स, जो कि लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। तो सॉरी, वो कनाडा वाल्सम नहीं, कार्बोनिया वैक्स मिलता है, जिसका यूज कार्बन पेपर बनाने में किया जाता है। और कार्बन पेपर बनाने के साथ साथ वो वैक्स पेपर, शू पॉलिश, ये सब भी उसके द्वारा ही बनाया जाता है। किसके द्वारा, जो सल्फाइनेशन में वैक्स मिलता है, शुगर केन वैक्स, उसके द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा मैंने अभी बताया इसका कि शू पॉलिश भी बनती है। उसके अलावा जो शुगर केन की लीव्स हैं वो क्या होती हैं, वो डीजल जो बनाया जाता है उसमें पाउडर डीजल के फॉर्म में यूज होती हैं वो लीव्स। और उसके अलावा जो चारकोल मैंने बताया था, तो वो भी जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करते हैं, वो बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो शुगर केन है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब अगर हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया में बहुत सारी शुगर इंडस्ट्री हैं। शुगर इंडस्ट्री में जो अभी तो मैंने आपको यूजेस बताए, अब अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो जब 1950 से 51 के बीच इसका प्रोडक्शन उतना नहीं था इंडिया में, लगभग 1.7 मिलियन टन था। बट आज की जो प्रेजेंस की सिचुएशन है तो 28.8 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है शुगर का, जो कि सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा यूपी है, जिसमें लगभग 2010 का जो रिकॉर्ड किया गया, तो तब जो प्रोडक्शन था तो था 106.59 मिलियन टन। और उससे आगे महाराष्ट्र में 50.22 मिलियन टन प्रोड्यूसर था।
अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहली शुगर फैक्ट्री 1784 में एस्टेब्लिश की गई थी और जब जो फर्स्ट वाइट शुगर फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, वो बिहार में 1923 में एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद और भी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई ये क्या कहते हैं इंडिया में, जैसे कि लगभग आपकी 1934 तक करीब 134 फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया में। और आज जो प्रेजेंट की सिचुएशन है तो 680 शुगर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हैं पूरी इंडिया में। अगर आपको शुगर इंडस्ट्री की और जानकारी चाहिए तो अपने कानपुर में ही घाटमपुर के पास शुगर इंडस्ट्री है यूपी की, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये क्या कहते हैं, मैंने ये तो बताई थी आपको कि इस समय जो प्रेजेंट में हालत है तो 680 शुगर फैक्ट्रीज हैं और यूपी में बहुत सारी हैं। यूपी के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर मोस्टली शुगर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हैं। तो इस तरह से ये शुगर वाला टॉपिक कंप्लीट।